सामने की तरफ जब हम उसके अपोजिट देख रहे हैं इधर, तो ये हमारा दादरी का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है एनटीपीसी वाला। और इधर ये सारा गेहूं की फसल खड़ी हुई है इधर गेहूं का, और ये सारी ही जितनी जमीन है ये बहुफसली जमीन है, और इसमें एक्विजिशन काफी गेहूं की बिल्कुल बराबर तक किया गया है। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड जो जमीन अधिग्रहण किया 2004 में, उससे प्रभावित हमारी जमीन वापसी मिलेगी, हम मुआवजा वापसी दे देंगे। हमने छोड़ी नहीं एक दिल भी, छोड़ेंगे जब तक हमारा सांस रहेगा। जैसे आज हम लोग 10 मार्च को यहाँ पर आए हैं, जो रिलायंस पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित जमीन है, ककराना की, धौलाना की, बझेड़ा की, देहरा, जादवपुर इत्यादि गांव की जी। यहाँ पर जब हमने देखा कि पूरे चारों तरफ बहुफसली खेती, यहाँ गेहूं खड़ा है, जौ खड़ा है, यहाँ तिलहन खड़ा है, यहाँ दलहन भी है, और यहाँ ईख के भी खेत हैं, और इसके अलावा यहाँ फलों के बाग भी हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस वक्त इस जमीन का अधिग्रहण रिलायंस पावर प्रोजेक्ट के लिए किया गया था, उस समय रेवेन्यू विभाग और सरकारी स्तर पर जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर बंजर भूमि है। कि सन 1894 के भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार जो भी जमीन अधिग्रहण हुई है वो सब 5 साल पुरानी हो या उससे भी पुरानी हो, वो सब अधिग्रहण रद्द माने जाएंगे। तो उन्होंने 5 शर्त उसमें लिखी थी। पहली शर्त यदि किसान ने मुआवजा ना लिया हो तो अधिग्रहण रद्द होगा। अगर किसान प्रशासन ने किसान से कब्जा नहीं लिया है तब भी अधिग्रहण रद्द होगा। तीसरे पे कि धारा 11 के अनुसार अवार्ड हो गया है, तो अवार्ड हो गया है, किसान ने नहीं उठाया है तब भी रद्द हो जाएगा। और अवार्ड होने के बाद में कुछ ने उठा लिया है और केस विलंबित है उसका, तब भी जमीन का अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। और यदि कोर्ट में केस है किसान का तब भी अधिग्रहण रद्द माना जाएगा। उसके अंदर लिखने के बाद उन्होंने कहा है कि यदि प्रशासन जमीन का दोबारा अधिग्रहण करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन यदि अधिग्रहण करता है तो उसे देहात क्षेत्र में जो बाजार रेट है उसका 4 गुना मुआवजा देना होगा, फिर पुनर्वास देना होगा। ये किसान भरत कुमार की याचिका पर निर्णय दिया गया था। तो हमने किसानों भाइयों को समझाया कि भाइयों अभी अधिग्रहण रद्द हो गया है जो कोर्ट में कहा गया है, और हम लोगों का केस चल रहा है, हमारा भी अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि मानो ऐसे में जिन्होंने पैसा ले भी लिया और जमा भी कर दिया और वकीलों के पास में ना जाके लोक अदालत में लोग चले जाएं और उनको अदरवाइज कहीं पैसा दे दिया जाए, लालच में ऐसे लोग आ सकते हैं, तो उनकी रुकावट कैसे हो। और मान लो सामान्य किसान कोर्ट में ना जाए, वकील की फीस ना दे, तो क्या अधिग्रहण नष्ट हो जाएगा? हमारे खेतों में फसल खड़ी है कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए। खड़ी है। तो आपको ये बताता हूं कि आपको कोर्ट कचहरी कहीं भी, जो भाई चरण सिंह जी का सवाल है, जाने की आवश्यकता नहीं है। नए कानून के मुताबिक यदि फसलें हमारी हैं तो जमीन हमारी है, इसका स्वाभाविक तौर पर अधिग्रहण क्या माना जाना चाहिए? रद्द माना जाना चाहिए। लेकिन बेईमानी क्या हो रही है? सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी नहीं की। सरकार ने कहीं ये नहीं कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि भाई दादरी पावर प्रोजेक्ट के नाम पर ककराना, धौलाना, जादवपुर, देहरा, बझेड़ा की जो जमीन है इसका अधिग्रहण रद्द हो गया है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान हो रहा है हमारे किसानों को, रिलायंस कंपनी के एजेंट, सरकार के एजेंट, अदालत में जो कमाई करने का काम करते हैं उसके एजेंट, और जो जमीन के कारोबारी है उनके एजेंट, है ना? ये सब के सब हमारे किसानों को भयभीत कर रहे हैं। क्या करें? कोई कोर्ट का डंडा दिखाता है तो कोई सरकार का, तो कोई कंपनी का, और कोई जमीन के कारोबारियों का। हमारे आप सबों से गुजारिश है, क्या सरकार को ये अधिसूचना जारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि भाई ये 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है और यहाँ पर आज भी हमारी फसलें खड़ी हैं, किसानों का कब्जा कायम है, इसलिए इसकी अधिग्रहण की तमाम प्रक्रिया रद्द हो गई है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब सवाल ये आता है
कि 2008 का जो मुकदमा दायर हुआ था, जो याचिका दायर हुई थी, वो याचिका वहां से ट्रांसफर हो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया जो सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन है, उस पर तारीख पड़ी नहीं है। एक कहावत है, सूत न कपा जुल्हा में लट्ठम लट्ठा। ना तो इस देश की किसी अदालत की ताकत है, न किसी सरकार की ताकत है, न किसी कंपनी की, न किसी पार्टी के दलाल की, और न जमीन के दलाल के, न एजेंट की, जो हमारे किसानों को पुराने कानून से प्रभावित कर सकता हो। ये बात मैं साफ गोई के साथ आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि पुराना कानून खत्म हो चुका है, नया कानून अस्तित्व में आ चुका है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए कि जब नए कानून का अस्तित्व में आ चुका है, पुराना कानून मर चुका है, नए कानून में शामिल धारा 24(2) के तहत हमारी जमीनों का अधिग्रहण रद्द हो चुका है, और चूंकि आपने अधिसूचना जारी नहीं की है, इसलिए हमको कोर्ट के नाम पर, कंपनी के नाम पर, गुंडों के नाम पर, दलालों के नाम पर चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए आप अधिसूचना जारी करें, एक विज्ञापन जारी करें। जो खर्च आएगा आपका विज्ञापन हमसे दे देंगे, उसको हम अदा कर देंगे, लेकिन सरकार जारी करे। इतने किसान बाकी रह गए हैं, मानो 6% या 4% किसानों के जो मुकदमे चल रहे हैं, उसमें अगर जीत होती है तो उन 4% को मुआवजा मिलेगा। हमने जो किसान कोर्ट नहीं जा पाए हैं पैसे के कारण, आर्थिक मजबूरी के कारण, तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। जमीन उसी किसान को वापस मिलेगी जिन किसानों ने कोर्ट में अपील करी है और पैसे वापस जमा किए हैं। तो उस बीच में ये लोग कहा करते थे कि भाई पैसे का तो प्रश्न ही नहीं उठता, मुआवजा तो कहीं से मिल ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 100% अगर बढ़े तो 1.5 लाख रुपए बीघा और मिल सकता है बस। अगर यहाँ 7 गांव की जमीन कोई बिकवाना चाहता है और 7 गांव के लोग जमीन बेचना चाहते हैं, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोई ताकत नहीं है, सरकार की कोई हैसियत नहीं है। अगर ऐसा कोई खेल हो रहा है तो अलग, लेकिन मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं, नए कानून में 20% जमीन हमारे लोगों को डेवलप करके वापस मिलेगी, तो 6% क्यों मांग रहे हैं जमीन? 14% जमीन का नुकसान क्यों? दूसरी बात, मुआवजा का दुगुना 4 गुना का अलग मसला है। जो बाजार में कीमत बढ़ेगी उसका 40% लाभ और मिलेगा, जो मुझे लगता है शायद बाजार भाव का 8 गुना से ज्यादा टोटल होने वाला है। हम ये कह रहे हैं 20% जमीन जब हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलप होकर मिलेगी, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको उद्योग लगा सकते हैं। अब माना भाई, अब हम 20% की जगह 6% जमीन लेंगे और बीच में बिचौलिया कहे कि भाई साहब मैं बढ़िया लाभ करा रहा हूं, तो हमने भैया लाठी खाई है जेलों में रहे हम, कुछ ऐसे अचानक नहीं बना। 88,000 किसानों की हत्या हो चुकी है, तब नया कानून बना है। इस पे हमारे किसान दिल्ली आए तो जो लाभों का बंटवारा, मैं अगर याद करूं 55-56 हजार रुपए किराया लगा उस दिन का, ऐसे फिट होकर नहीं बना, एक मेहनत करके एक दाना कमा करके उसका चंदा इकट्ठा हुआ था। मैं माफी चाहते हुए कहना चाह रहा हूं, मुलायम सिंह ने अवैध तरीके से कानून का उल्लंघन करके हमारे इस इलाके के किसानों की जमीन हत्याता रिलायंस के नाम पर लिखी। ये हुआ, कोर्ट ने लिखा कि नहीं भैया? लिखा। और हमारी जिद है कि अवैध तरीके से हत्याई गई जमीन वापस किसान के नाम पर आनी चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे भाई की जमीन बेचने का ठेका ले। जिसको जमीन बेचनी अपनी बेचे, भाई ने अपनी बेचनी अपनी बेचे, मैंने अपनी बेचनी अपनी बेचे, आप अपनी बेचो। कोई 7 गांव की जमीन का ठेका नहीं ले। अगर 7 गांव की जमीन का कोई ठेका लेगा बेचने का, तो हम 7 गांव के बच्चों को खड़ा कराएंगे जो नादान है, उनका मुकदमा डालेंगे कोर्ट में कि नादान बच्चे के हिस्से की जमीन बेचने का न तो रिलायंस के दलाल को, न मुलायम के दलाल को, न जमीन के दलाल को कोई हक है। हम इसलिए लगवा देंगे कि बोल रहा आपको, जिसने बेचनी है वो भाई अपनी जमीन बेचो, 6% में बेचो, 12 पे बेचो, 20 लाख में बेचो, 20 करोड़ में बेचो। हमारा लक्ष्य है सारी जमीन वापस आनी चाहिए। जिन्होंने मुआवजा खत्म कर दिया उनकी भी, जिन्होंने जमा कर दिया उनकी भी, जिन्होंने आधा किया उनकी भी। इसके लिए आप सब लोग साथ देंगे क्या? मेरा आग्रह आपसे, बहुत बड़ी मेहनत माँ बहनों ने अपनी खाल निकलवाई है यहाँ।
मैंने देखा है मासूम युवाओं को टूटा हुआ, हमने नहीं मेधा ने, जस्टिस सच्चर ने हमारे साथ मालिश की है युवाओं पर जेल के अंदर जिनकी देह टूटी हुई थी। ऐसे बैठ करके नहीं हो सकता है। इस जमीन को बेचने से पहले मेरे साथ 85-90 साल के बुजुर्ग जेल में थे। ऐसा अचानक में कोई फैसला कर दे, ये बिल्कुल हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अकेला कोई अपनी जमीन बेचना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता सबको होगी। हर सारे गांव की जमीन बेचने का हक किसी को नहीं होगा। ये मैं माफी चाहता हूं। और आखिरी बात आपसे कहता हूं, मुझे लगता है यह फैसला उस ओर जाना चाहिए जहां राज्य सरकार, हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, जहां राज्य सरकार और राज्यपाल एक विज्ञापन जारी करके बताए कि वह इस इलाके की जमीन नए कानून में अस्तित्व आने के कारण उसमें धारा 24(2) में शामिल किए गए प्रावधान के तहत इसका अधिग्रहण रद्द हो गया है। इस पर अब किसी भी तरीके से पुराने अधिग्रहण की कोई प्रक्रिया कायम नहीं है, ताकि हमारे लोग जमीन के दलाल, कंपनी के दलाल, सरकार के दलाल, कोर्ट के दलालों से मुक्त हो सके। इसके लिए आप लोग तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? तैयार हैं सब लोग? लेकिन सातों गांव की पंचायत में ये ओपन करा है उस बच्चे ने, वो इसी गांव का बच्चा है। जो समय उसको दिया गया है निर्धारित, सातों गांव की जनता ने दिया है, ना कि एक किसान ने। मैं पहले भी कह चुका हूँ, रावत जी आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि जितने उस बच्चे का मामला पूरा खुल के सामने ना आ जाए, इतने किसानों को बहकाने की स्थिति में ना ले जाए आप। भैया मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगूंगा। बाकी इन्होंने रावत जी ने जो सुझाव दिए हैं हमें, वो कोई बहकाने वाले सुझाव नहीं है। और ये बहकाने वाली बात है कि जमीन को लेके और वो उसी रेट में दिएगा। ये जमीन को हत्या के है और उसे सगली सुविधाएं आप लिएगा है। और कई दिन हो गए भगदड़ लगता उसका कोई पता नहीं पड़ रहा, हो रही है। भाई हमारा मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में डला हुआ और वो धारा 4 के लिए लड़ा हुआ, ना कि एक पर्सनल मेरे लिए। धारा 4 जो सुप्रीम हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके लिए डला हुआ। उसमें यह है कि जब हाई कोर्ट ने अनलीगल इसको मान लिया है, जो अधिग्रहण हुआ है इसको अनलीगल मान लिया है, तो फिर ये धारा 4 क्यों छोड़ दी गई है? हमारा जो पूरा है, जो इस पर याचिका है, हमारी पूरे जजमेंट के ऊपर है, ना कि एक मेरे लिए। इस बात से भी घबराने की जरूरत नहीं है कि 2 आदमी इनका है, ये पूरे जजमेंट के ऊपर है, हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर पूरे पे है। हमारे आदरणीय रावत जी ने कही, अगर जो भी किसान जमीन बेचे वो अपनी बेचे, लागे सातों गांवों की। पहली बात तो जो आदरणीय जी का जवाब यूँ है, क्या 7 गांव जमीन किसी एक के नाम पे है जो सारा 7 गांव को बेच देगा? ऐसा कौन सा किसान है जो आगे जाके जमीन नहीं ले, प्लॉट नहीं ले, या अपने उस पैसे को अपना आमदनी का जरिया नहीं बनावे? ये सच्ची बात है। अब भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पर हमारी संस्था भूमि बचाओ आंदोलन जुड़ते हुए भी फिर भी जमीन अधिग्रहण रोज हो रहे हैं। कहाँ की भूमि बचा पाई आज तक? कहीं की अधिग्रहण से बचाई हो या बची हो तो थोड़ा नजर उठा घुमा के देख लो, जो कि हमारी भूमि जब अधिग्रहण हो चुकी और हमारी भूमि को दोबारा अधिग्रहण नहीं होगा। या तो यू गारंटी मिले अब दोबारा इस जमीन का अधिग्रहण नहीं हो, तो इनमें जितने भी कहा भारत समझौता हो जा वो सब कैंसिल कर देंगे। अब हमारी जमीन को दोबारा अधिग्रहण कभी भी नहीं हो। जिसके कभी ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। बात बनाने को मैं भी बना दूं, कुछ भी कोई और भी बना सके है। अब हम यूँ कर देंगे, हम झंडा वहाँ हिमालय जाए झंडा काट देंगे और हमारे बस की ना यहाँ से और जगह तक चलना भी। तो कुछ बात बहुत सोच समझ गए। अब आज तक हथेली सूझ गई है लोगों की, सबकी हथेली पीछे कोई कुछ कहते उसी पे हथेली बजाना शुरू हो जाना। ताली बजाओ पर सोच समझ के अपने दिमाग में बैठा के अब हमें किस चीज में हिसाब लग सके, किसमें नहीं लगता, सर्वसम्मत होकर तब ताली बजाओ। काम की तो बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो तुम्हारी जमीन तुम्हारे हो रहे है। और वो कैसे है, वो है कैसे आप बताओ। और जब आप बिखर रहे हैं तो रहेगी कैसे?
तुम इस बात पे ईमानदार नहीं हो। तुम तो देने के उसमें जो इंसान सुझाव दे रहा है और आँख खोल रहा है उसकी कोई बात नहीं है। तो भैया ये कौन सी बात हुई? सोचो समझो। इतने में तो तुम अनभिज्ञ थे और जो रावत जी ने आँख खोली तुम्हारी खुल जानी चाहिए। इनका सुझाव गलत है ये कि जमीन रह जाए, बाकी क्या बाद में देखी जाएगी। अब तो अच्छी कर खा रहे हो है? अरे इस तरह से भी आंदोलन चलो लखनऊ। उस समिति को उसमें जोड़ के और कोई दलाली का नया रास्ता चुन रहा हो तो उससे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था इस नए अधिनियम में कि भाई जो किसान सेट होने में उसका पैसा खत्म हो जाता है, वो मरे भूखा, तो वो जो है 33 साल के लिए रखा गया था। या किसान इकट्ठा ले लो या 33 साल तक ले लो। जब ये सब नियम लागू हो गए हैं तो भाई हम तो पा रहे नहीं कि हम 20 में 3 रुपए हम तो बेचेंगे। ठीक है, अधिग्रहण होगा, हो जाओ नए तरीके से, पैसा तुमको नए तरीके से मिला। और आने वाले मुलायम सिंह ने हमारे साथ में धोखा किया, गद्दारी करी और जो है कम हमारे राई फलों की 900 किसानों को दबाव डाला गया और किसान डराए गए। रात में भी जो है बदमाश भेजे गए और इस करके लिहाजा हमने जो है मतलब डर के मारे और जोर दबाव के मारे और हमने जो है बता हमारे हाथों से भोले भाले किसानों पर उन्होंने जो है शीशे के बंद मकानों में करके और उन पर जबरदस्ती जो अंगूठा लगवाए गए। और इस जमीन को जो है सरकार ने ऊसर बंजर बता के लिया गया है और इस जमीन पर सदियों से खेती होती आ रही है और आज भी बहुत बढ़िया फसल खड़ी हुई है, आपके सामने खड़ी हुई है। देखो अधिग्रहण सन 5 में 6 में हुआ था और जब से हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हमें बहका के हम पर कब्जा कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, हम पर सर हमें दबा रहे। गरीब किसान हम परेशान हैं, हमारी फसलें भी नहीं उगान देते। एक दिल भी न छोड़ेंगे जब तक हमारा सांस रहेगा और हिंदुस्तान का नाम रहेगा। हम जमीन को अपनी को नहीं छोड़ेंगे। इन जमीनों का विरोध ना सुना तो हमारा तो कब्रिस्तानों का छोटे सौ का विरोध कौन सुनता। हाँ, दुख की बात है कि चारों तरफ फसलें खड़ी हैं, बावजूद इसके आज भी किसान फंसा हुआ है। कभी किसान को लोक अदालत के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में बुलाने की बात हो, चाहे वह वकीलों के माध्यम से शोषण की बात हो, चाहे वह कंपनी के एजेंटों के माध्यम से ये गुमराह करने की बात हो, किसानों को बिल्कुल भ्रमित किया जा रहा है। जबकि नए कानून के अस्तित्व में आने के बाद साफ हो चुका है कि किसी भी स्थिति में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के 5 वर्ष से ज्यादा के कार्यकाल में यदि जमीन पर किसानों का कब्जा कायम हो तो ऐसी जमीन का स्वतः ही अधिग्रहण रद्द माना जाना चाहिए। लेकिन इस इलाके के किसान भोले भाले किसानों को साथ आज भी लूटपाट का सिलसिला इसलिए जारी है क्योंकि तत्कालीन मुलायम सरकार का अभी जो समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार चल रही है उस सरकार के द्वारा यदि गवर्नमेंट आदेश जारी किया जाता और ये साधारण सी सूचना अवगत कराई जाती किसानों को कि उनकी जमीनों का अधिग्रहण अब रद्द हो गया है, यदि कभी भविष्य में सरकार लेगी तो नए सिरे से अधिग्रहण की प्रक्रिया कर देगी। इतनी सी साधारण जानकारी देने के बाद हमारे किसान तमाम चिंतन और तमाम दुख और शोषण से मुक्त हो सकते थे। ये सब दृश्य और जो यहाँ का फसलों का है वो सब देखने के बाद निश्चित तौर पर हमारा देश और दुनिया के लोगों का जो हम लोग बढ़ रही आबादी और सिमट रहे खाद्यान्न भूमि के कारण पैदा होने वाले खाद्यान्न संकट से देश को बचाने की मुहिम में शामिल है। उन सब लोगों के लिए एक चुनौती की बात है कि कैसे बहुफसली खेती की जमीनों को बंजर बता करके देश राष्ट्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर सरकारें लुटवा रही हैं। ये दृश्य हमको यहाँ भी देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।